हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो चलिए अपनी स्टडी पे चलते हैं। और इस तरह के बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो इन वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं या आई बटन के माध्यम से भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एनटीए यूजीसी नेट का ओल्ड पेपर स्टडी करना चाहते हैं तो उस फर्स्ट पेपर और हिस्ट्री के पेपर भी अपलोड हो चुके हैं। फिर पीजीटी टीजीटी के ओल्ड पेपर भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे। अंग्रेजों द्वारा देसी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को कालक्रम अनुसार सजाइए और सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पे जो संधियां दी हैं इसे हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले जो आ जाएगा वो हो जाएगा इलाहाबाद और करा की संधि। नंबर 1 पे हम रखेंगे। इसके बाद हम रखेंगे सालबाई की संधि को नंबर 2 पे। इसके बाद हम रखेंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि को नंबर 3 पे। और सबसे लास्ट में बसीन या वसई की संधि नंबर 4 पे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट हो रहा है। और किस तरह से सही हो रहा है इसको हम नीचे एक बार देख लेते हैं। यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र जुलाई 2017 का ये प्रश्न रहा है। अंग्रेजों द्वारा देसी रियासतों के साथ की गई संधियों का सही कालक्रम इस प्रकार से है। सबसे पहले जैसा कि हमने टिक किया है, इलाहाबाद और कड़ा की संधि हुई जो कि 1765 एडी में हुई। फिर सालबाई की संधि हुई 1782 में। इसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1799 में। और इसके बाद बसई की संधि 1802 में। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के फलस्वरूप भारत स्थित फ्रांसीसी और ब्रितानी बस्तियों के बीच भी खुली शत्रुता पैदा हो गई। दक्षिण में डुप्ले और बुसी की प्राप्ति को 1760 से 61 में तहस नहस कर दिया गया। भारत में फ्रांसीसी परिसंपत्तियों के पुनर्स्थापना का प्रावधान किस संधि से हुआ है? वो कौन सी संधि थी? तो ये संधि थी पेरिस की संधि। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक का तृतीय युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक चला। इसी समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हो गया था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक महत्वपूर्ण अंश माना जाता है। 1763 ईस्वी में संपन्न हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश को फ्रांसीसियों के अधिकार में 1749 ईस्वी तक पहुंचे थे वापस कर दिए गए और ये क्षेत्र भारत के स्वतंत्र होने तक इसके पास बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी अभिलेख के संदर्भ में कंसल्टेंस क्या थे? तो किसे कंसल्टेंस कहा जाता था? यूजीसी एनटीए जून 2019 का ये द्वितीय प्रश्न पत्र में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें हमारा जो उत्तर बन रहा है वो हो जाता है ऑप्शन ए। बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार जो थे उन्हें कंसल्टेंस का नाम दिया गया है।
व्याख्या देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 ईस्वी से शुरू हुआ। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्मों के कारोबार को सरकारी अभिलेख के संदर्भ में कंसल्टेंस कहा जाता था। ब्रिटेन ने भारत पर शासन करने का अधिकार कैसे हासिल किया? निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। तो यहाँ पे कूट दिया गया है, उसी के आधार पर हमें चयन करना है। नीचे देख लेते हैं इसमें क्या कहता है, सही या गलत कथन का हमें चूज करना है। तो नीचे दिया गया है, यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करें, यानी जो करेक्ट है केवल उन्हीं का हमें चुनाव यहाँ पे करना है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट हो रहा है, सीधे हम उत्तर पर आ जाते हैं। तो यहाँ हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3। एक बार यहाँ रीड आउट कर लेते हैं। नंबर 1 कहता है 1757 से 1857 के दौरान मुगल साम्राज्य का विघटन और मराठा, सिख और अन्य क्षेत्रीय संप्रभुता द्वारा अर्पण और उनकी विजय। सही है। ब्रिटिश संवैधानिक विधि और यूरोप में प्रतिपादित लॉ ऑफ नेशंस के अधीन भारत में संप्रभुता में ब्रिटिश संसद का प्राधिकार और सभी सभ्य राष्ट्रों की मान्यता शामिल है। ये करेक्ट है। इसके बाद 4 पर आ जाते हैं। चार्टर प्रदान किए जाने से ईस्ट इंडिया कंपनी को संप्रभुता का दर्जा मिला और पेरिस और वर्साइस की संधि और कांग्रेस ऑफ वियना ने इस दर्जे की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता संप्रेषित की। ये भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट कहता है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शाह ने ब्रिटेन को संप्रभुता हस्तांतरित की। ये गलत हो रहा है, तो हम 4 ऑप्शन छोड़ देंगे और बाकी 3 हमारे जो कथन दिए गए हैं वो करेक्ट हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे इसकी एक बार डिटेल भी देख लेते हैं। ब्रिटेन के भारत पर शासन करने का अधिकार प्राप्त करने के निम्न चरण थे। किस तरह से ब्रिटेन ने अधिकार प्राप्त किए हैं? तो नंबर 1 कहता है 1757 से 1857 के दौरान मुगल साम्राज्य का विघटन और मराठा, सिख और अन्य क्षेत्र संप्रभुता द्वारा अर्पण और उनकी विजय। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है ब्रिटिश संवैधानिक विधि और यूरोप में प्रतिपादित लॉ ऑफ नेशन के अधीन भारत में संप्रभुता में ब्रिटिश संसद का प्राधिकार और सभी राष्ट्रों की मान्यता शामिल है। नंबर 4 कहता है चार्टर प्रदान किए जाने से ईस्ट इंडिया कंपनी को संप्रभुता का दर्जा मिला और पेरिस और वर्साइस की संधियों और कांग्रेस ऑफ वियना ने इस दर्जे की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रेषित की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को तर्क कहा गया है। अभिकथन कहता है लगभग 1715 में बंगाली व्यापारियों ने ब्रिटिश नौ परिवहन सेवा के विकल्प और अपने मालवाहक यातायात के लिए ब्रिटिश पोतों के उपयोग को प्राथमिकता दी। फिर तर्क कहता है वे निजी जहाज को अपना माल सौंपने में असल में उस कंपनी को माल सपूत कर रहे थे जिनका अंग्रेजों के पास विशेषाधिकार था। तो इसमें कौन सा हमारा आंसर बनेगा? यहाँ जो हमारा उत्तर बन रहा है वो दोनों ही सही हो रहे हैं। एक बार और रीड कर लेते हैं। लगभग 1715 से बंगाली व्यापारियों ने ब्रिटिश नौ परिवहन के सेवा के विकल्प और अपने मालवाहक यातायात के लिए ब्रिटिश पोतों के उपयोग को प्राथमिकता दी। करेक्ट है। इसके बाद वे निजी जहाज को अपना माल सौंपने में असल में उस कंपनी को माल सपूत कर रहे थे जिनका अंग्रेजों के पास विशेषाधिकार था। ये भी हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आर दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। और ये भी एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का प्रश्न रहा है। 1713 से 1719 तक फर्रुखशियर मुगल बादशाह थे।
अंग्रेजों ने मुगल सम्राट के पास एक प्रतिनिधि को भेजा और 1715 में बंगाल के व्यापारियों ने यातायात के लिए ब्रिटिश पोतों और नौ परिवहन सेवाओं के उपयोग को प्राथमिकता दी। इन व्यापारियों ने ब्रिटिश द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार का प्रयोग कर अपने व्यापार को आगे बढ़ाते थे। आगे चलकर ब्रिटिश डॉक्टर हैमलेट के अनुरोध पर 1715 में बादशाह फारुखशियर ने बंगाल में अंग्रेजी माल का मात्र 3000 रुपये वार्षिक तुच्छ मूल्य के बदले शुल्क एकदम माफ कर दिया। इस उपलब्धि को कंपनी का महाअधिकार कहा जाता है, महाअधिकार पत्र कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे इन्हें क्रम में हमें व्यवस्थित करना है और ये क्रम अभी हमने इसका क्रम लगाया भी था। लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा घूमकर फिर से रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर बनेगा, सबसे पहले हम रखेंगे सूरत की संधि, इसके बाद हम रखेंगे साल बाई की संधि नंबर 2 पे, और फिर आ जाएगा हमारा श्रीरंगपट्टनम की संधि नंबर 3 पे, और सबसे लास्ट में बेसिन या वसई की संधि नंबर 4 पे। तो यहाँ पे एक बार हम डिटेल भी इसकी चेक कर लेते हैं। और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन एलटी ग्रेड एग्जाम 2018 का ये प्रश्न रहा है। सूरत की संधि हुई थी सन 1775 ईस्वी में, साल बाई की संधि 1782 में, श्रीरंगपट्टनम 1792 और बसई की संधि 1802 में। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्न इनमें से किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना? तो किसने इसे विनाशक माना है? तो ये माना गया है वेलेजली के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन एलटी ग्रेड एग्जाम 2018 का ये प्रश्न रहा है। वेलेजली 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल था। इसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना था। इसने सहायक संधि प्रणाली द्वारा अनेक भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। कौन सा मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ? तो ये था द्वितीय युद्ध। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन एलटी ग्रेड 2018 का ये प्रश्न रहा है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 ईस्वी तक चला और 1784 में मंगलौर की संधि से ये समाप्त हो गया। यह संधि टीपू की उत्कृष्ट कूटनीतिक सफलता थी। हालांकि इस संधि से गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स असहमत था। वॉरेन हेस्टिंग का कहना था कि मैकार्टनी कैसा आदमी है जो संधि के बावजूद भी कर्नाटक को खो देता है। मंगलौर के संधि के द्वारा एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश भी वापस कर दिए गए थे। डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? तो ये लागू हुआ था उपयुक्त सभी पर हो जाएगा। मांडवी, कोलाबा और जालौर, फिर सूरत, इन सभी पर हो गया था। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन एलटी ग्रेड 2018 का यह प्रश्न रहा है। विलियम विलय का सिद्धांत सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा 1834 में प्रयोग किया गया। यद्यपि इसका सर्वाधिक प्रयोग लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। सर्वप्रथम कंपनी द्वारा 1839 ईस्वी में मांडवी राज्य को इस सिद्धांत के द्वारा हस्तगत किया गया। तत्पश्चात 1840 में कोलावा तथा जालौर व 1842 ईस्वी में सूरत को कंपनी द्वारा हस्तगत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को ए कथन कहा गया है, दूसरे को आ कारण कहा गया है। वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करें। तो चलिए कथन पढ़ लेते हैं।
सबसे पहले कह रहा है कि 1892 तक साम्राज्यिक और प्रांतीय विधान परिषदों के पूर्ण रूपेण मनोनीत निकाय होने के बावजूद उसके पास बजट पर चर्चा और प्रश्न करने के सर्वाधिक अधिकार थे। ये गलत हो रहा है। तो यहाँ पे हम रीजन देख लेते हैं। थोड़ा क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं रीड कर रही हूँ, आप सुन ले इसे। एल्बर्ट विधेयक से उठा तूफान सर्वाधिक उग्र था, लेकिन किसी भी तरह से गोरों के नस्लवाद की एक मात्र अभिव्यक्ति नहीं था। तो ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हमारा उत्तर हम देख लेते हैं, ए गलत है और आर सही है, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होता है। और यूजीसी नेट एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2018 द्वितीय प्रश्न पत्र का ये प्रश्न रहा है। डिटेल देख लेते हैं। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम भारतीय आंदोलन के फलस्वरूप कुछ अधिकार देने के लिए बना था, परंतु इनमें केवल भारतीय विधान परिषद की शक्तियां कार्य यहाँ थोड़ा सा क्लीन नहीं है, रचना की ही बात कही गई थी। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अंग निर्वाचन पद्धति का आरंभ होना था। इस प्रकार एल्बर्ट विधेयक से जो तूफान उठा हुआ था उनमें न ही गोरों के नस्लवाद की अभिव्यक्ति थी और न ही आगे आने वाले अधिनियम में कोई रुकावट देता है। किस अधिनियम के अंतर्गत ICS के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई? एनटीए यूजीसी नेट 2018 का ये प्रश्न रहा है। तो ये था 1919 का भारत सरकार अधिनियम। यूनाइटेड किंगडम के संसद द्वारा पारित एक विधान जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता उत्तरदायी शासन की प्रगति है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की अन्य विशेषताएं निम्न है। एक तो ICS के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई। दूसरा, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। तीसरा है, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और चौथा है, केंद्र में द्विसंसदात्मक विधायिका की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो जो पूर्वी गवर्नर था वो था ब्लॉमफील्ड फुलर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। पीजीटी 2016 का ये प्रश्न रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी। अगर आप लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो मंडे 4 PM आप जुड़ सकते हैं। ये क्लास ओनली वीकली होती है और वीक में हम लाइव क्लास करते हैं। तो जुड़ना चाहें तो जरूर जुड़ें। इसमें हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही सॉल्व करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस मिक्स रहते हैं, मतलब एंशियंट, मॉडर्न और मिडविल सभी में से किसी में से भी हम मिक्स करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और सभी कुछ यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ फ्री है, पेड कुछ भी नहीं है। तो चलिए आ जाते हैं अपने व्याख्या पे। बंगाल का विभाजन सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। 1905 में एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल हो गया था। पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर ब्लॉमफील्ड फुलर था। पश्चिमी बंगाल का गवर्नर राज्य सरकार के नियंत्रण में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन बना था? ये थे सर C. स्कॉट मनक्रिफ। पीजीटी 2016 का ये प्रश्न रहा है। कर्जन ने कृषि एवं भू व्यवस्था के सुधार के लिए निम्न उपाय किए थे। उसने
नई नहरों का निर्माण हेतु सुझाव देने के लिए सर कॉलिन स्कॉट मनक्रिफ की अध्यक्षता में 1901 में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की। 1904 में किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया गया और 1905 में पूसा कृषि अनुसंधान की भी स्थापना हुई। किस वायसराय के द्वारा कांग्रेस को प्रतिनिधित्व कर दिया गया? तो ये प्रतिनिधि किया गया है, ऑप्शन सी होगा लॉर्ड विलिंगटन हो जाएगा। और पीजीटी 2016 का ये प्रश्न रहा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौट कर गांधी जी वायसराय विलिंगटन से मिलना चाहते थे, लेकिन विलिंगटन ने मिलने से इनकार कर दिया, जिससे गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जनवरी 1932 में चलाया। इस समय विलिंगटन ने कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की चोटी के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। लॉर्ड विलिंगटन वायसराय बनने से पूर्व 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया? तो ये पारित हुआ है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। पीजीटी 2016 का प्रश्न रहा है, बंगाल विभाजन का जन्म लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन वायसराय बनने के बाद सर्वप्रथम 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया। बंगाल विभाजन 1905 को प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के आगमन पर रद्द किया गया था। किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य किया गया? तो ये बाध्य किया गया था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। पीजीटी 2016 का ये प्रश्न रहा है। टीपू के समय लड़े गए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण अंग्रेजों ने टीपू के ऊपर इस आरोप को लगाकर तैयार किया था कि उसने फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता किया तथा त्रावणकोर पर उसने टीपू ने आक्रमण किया। फरवरी 1992 में तत्कालीन गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने टीपू के श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेर कर उसे संधि के लिए मजबूर किया। लोक सेवा आयोग ने इस उत्तर में डी माना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो माना गया है वो डी, लेकिन आंसर जो बनेगा वो होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियां मीर किसके राजकाल से संबंधित थे? तो मियां मीर संबंधित थे जहांगीर के काल में। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये पीजीटी 2016 का प्रश्न रहा है। कादरी संप्रदाय की स्थापना शेख अब्दुल्ला कादिर जिलानी ने किया। भारत में इन सिलसिले की शुरुआत सैयद मोहम्मद जिलानी ने की थी। इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत शेख मीर मोहम्मद थे, जो जहांगीर के राज्यकाल से संबंधित थे। इनका खानका लाहौर में स्थित था। दारा शिकोह भी मियां मीर से लाहौर भेंट किया था। किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया? ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, हम पहले भी ये प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। तो समाप्त करने वाले हमारे थे लॉर्ड रिपन। पीजीटी 2016 का प्रश्न रहा है। समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए बनाए गए अधिनियम में लॉर्ड लिटन द्वारा बनाए गए अधिनियम 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सबसे अधिक खतरनाक था, यानी इसको लागू करने वाले लॉर्ड लिटन थे। देसी भाषा के समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सबसे अधिक खतरनाक था। देसी भाषा के समाचार पत्रों में स्वाधीनता पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एक बड़ा आघात था। इसको लॉर्ड रिपन ने
1882 में समाप्त कर दिया। अब कोई भी समाचार पत्र किसी भी भाषा में छाप सकता था, इसके लिए सरकार से अनुमति लेना आवश्यक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? तो जो सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था वो था निजाम अली। पीजीटी 2016 का ये प्रश्न आया है। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व डुप्ले ने किया था। सहायक संधि द्वारा भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का कार्य लॉर्ड वेलेजली ने किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद के निजाम थे। हैदराबाद के निजाम ने 1798 में सहायक संधि स्वीकार किया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले अन्य राज्य थे मैसूर, जिसने की सबसे पहला वाला पूछा जाता है अक्सर करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ये जरूर याद रखिए, निजाम थे। उसके बाद 1799 में मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में ही हुआ, फिर पेशवा 1801 में, भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में। लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर ए माना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए माना था, लेकिन इसका जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा निजाम अली। तो यहाँ आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डुप्ले की अवज्ञा कर ला बोर्देन द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास लौटा दिए जाने के पीछे निम्न में से कौन सा कारक सही नहीं है, यानी इनकरेक्ट है? तो ए कहता है डुप्ले की सत्ता के समक्ष समर्पण ना कर अपनी स्वतंत्रता को जताया, सही है। संभवतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने से स्वयं के लिए उससे कोई उपहार प्राप्त हुआ था, ये भी करेक्ट है। फिर ला बोर्देन ने पहले ही अंग्रेजों को फिरौती के बदले मद्रास लौटा देने के लिए वचन दे दिया था, ये भी करेक्ट है। और डी कहता है फ्रांस में घरेलू सरकार ने ला बोर्देन को बंदरगाह छोड़कर वापस मॉरिशस लौट जाने का आदेश दिया, ये गलत हो रहा है, यही हमारा उत्तर बनेगा। ऑप्शन डी जो कि गलत है, ये हमारा आंसर बन रहा है। और ये प्रश्न यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र जुलाई 2018 का रहा है। इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। डुप्ले की अवज्ञा कर ला बोर्देन द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास लौटा दिए जाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण यह नहीं था कि फ्रांस की घरेलू सरकार ने ला बोर्देन को बंदरगाह छोड़कर वापस मॉरिशस लौट जाने का आदेश दिया था, बल्कि सभी कारक इससे संबंधित थे। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। और फ्रेंड्स लास्ट में मैं यही आपसे कहना चाहूँगी, इस तरह का वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ सब नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।